हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल डॉक्टर प्रेमवती यादव होम्योपैथ में स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी डिसीज के बारे में बात करने वाले हैं जिससे बहुत सारी लेडीजें काफी लंबे समय से परेशान हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे हम पीसीओएस, पीसीओडी या स्टीन एंड लेवेंथर सिंड्रोम भी कहते हैं। स्टीन एंड लेवेंथर बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि ये साइंटिफिकली है, इन्हीं ने प्रूव किया था 1935 में। तो हम इस डिसीज को डिटेल में बात करेंगे कि इसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी क्या है, बॉडी में ऐसे कौन से चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी देखने को मिल रही है, हिर्सुटिज्म देखने को मिल रहा है, अनओवुलेशन देखने को मिल रहा है, या तो बॉडी में मोटापा बढ़ रहा है, इरेगुलरिटी हो रही है मेंसेस में। तो हम सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा इसके लिए हम होम्योपैथिकली क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके पीछे क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्या किसी को अगर पीसीओएस है तो क्या वो रिकवर हो सकता है। तो आप इसके लिए आप मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। पैथोफिजियोलॉजी जो है मैं वो पेन पेपर में समझाऊंगी, मैं भी इस बता दे रही, जिससे कि इजी टू एक्सप्लेन हो जाएगा मुझे और आपको समझने में भी आसान होगा। और इसके ट्रीटमेंट को भी ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है ये वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि नाम में ही क्या लिखा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी ओवरी है, बॉडी में कितनी ओवरी है, 2 ओवरी है, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं सिस्ट बन रहा है, कोई ना कोई जाल बन रहा है। जो ओवरी नॉर्मल होनी चाहिए थी, अगर वैसी ओवरी नहीं है, जाल फॉर्म हो रही है, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है। ओवरी का जो साइज है 4 से 8 ग्राम वेट होना चाहिए। साइज जो है 4 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 1.5 सेंटीमीटर जो इसकी मोटाई होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। मतलब इतना बड़ा जो साइज होना चाहिए वो इतना बड़ा हो जा रहा है, नॉर्मल होना चाहिए उसमें जाल जैसा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिस्ट हो सकता है। तो अगर किसी पर्सन में अनओवुलेशन देखने को मिल रहा हो, मतलब क्या हो गया, जैसे 28 डेज का जो हमारा साइकिल होता है मेंसेस का, तो जो 14 से 15 डेज होते हैं उस दिन क्या होता है, ओवुलेशन देखने को मिलता है। तो अगर अंडे का फॉर्म ही ना हो रहा हो, महीना आ रहा है लेकिन ओवुलेटरी नहीं आ रहा, क्योंकि जो ओवुलेशन होना था नहीं हो रहा है, या तो फिर महीना ही नहीं आ रहा है, या तो वुमेन का जो चेहरा है उसमें बहुत ज्यादा बाल देखने को मिल रहे हो, एंड्रोजन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बढ़ रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बाल देखने को मिलेंगे। टेस्टोस्टेरोन जो है, जो 20 से 80 नैनोग्राम होना चाहिए, वो मोर देन 80 हो गया है। तो कहीं ना कहीं मेल लाइक सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। मूंछ आ रही है, चेहरे पे बाल आ रहा है, आवाज भारीपन हो रहा है, जो बाल झड़ रहे हैं वो कैसे, मेल पैटर्न मेलोपेसिया देखने को मिल रहा है, मतलब साइड से बाल झड़ रहे हैं। अगर ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं पीसीओएस हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए और हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये पीसीओएस ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एमिनोरिया देखने को मिलता है। मीन्स क्या हो गया, एमिनोरिया, ठीक है। मिनोरिया किसको डिनोट करता है, नॉर्मल मेंसेस को। रिया इज ऑलवेज डिनोटिंग नॉर्मल मेंसेस, ठीक है। ए लिख दिया, मतलब अब्सेंस देखने को मिल रहा, मतलब अगर किसी वुमेन में मेंसेस नहीं आ रहा हो, या तो हो सकता है कभी से नहीं आ रहा है, या तो सेकेंडरी एमिनोरिया देखने को मिल रहा है। मतलब पहले तो मेंसेस एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए, उसके बाद से मेंसेस आने बंद हो गए। जैसे ओवरवेट हो जाना, या तो काफी लंबे समय से कोई मेडिसिन ले रहे थे आप, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेंसेस आना बंद हो गया। आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आए, ऐसे इन्फ्लामेशन हुए, काफी लंबे समय से मेडिसिन चल रही हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, डिप्रेशन के आप शिकार हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप मोटे हो गए, काफी ज्यादा फैट का आपको एब्डोमेन में बहुत ज्यादा फैट देखने को मिल रहा है, तब भी आप सोच सकते हैं उसका एक रीजन हो सकता है मेंसेस ना आने का। तो आप इससे समझ रहे होंगे कहीं ना कहीं आपको वेट लॉस करना है। तो सबसे पहला सिम्टम आपने क्या देखा, एमिनोरिया, मेंसेस आना बंद हो जाना। सेकेंड सिम्टम आप क्या देख रहे हैं, हिर्सुटिज्म, मतलब क्या हो गया, बाल ऐसे नॉर्मल हेयर होना इज ओके, बट एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ देखने को मिल रही हो, जैसे चेहरे पे बाल आ गए, मूंछ आ गए, ये सारी चीजें आपको मेल में कॉमनली देखने को मिलती हैं। बट अगर आपको फीमेल में देखने को मिल रही हो, आप यूजुअली अगर क्लिनिक में या आपके आस पड़ोस या अपने घर में भी देख सकते हैं कि लड़कियों की मूंछ आ रही है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है, कहीं ना कोई हार्मोन है जो इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से सब देखने को मिल रहा है। बॉडी में एंड्रोजन कहीं ना इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको हेयर्स देखने को मिल रहे हैं, हिर्सुटिज्म देखने को मिल रहा है।
थर्ड सिम्टम आपको क्या देखने को मिलेगा, ओबेसिटी मतलब मोटापा, जितना वजन होना चाहिए उससे कहीं ना कहीं ज्यादा वजन देखने को मिल रहा है। अगर ये तीनों सिम्टम किसी में प्रेजेंट है तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि उसको पीसीओएस हो सकता है। एक कैसी डिसीज है, हेट्रोजेनस डिसीज है, ठीक है। इसको कैरेक्टरिस्टिक कैसे करेंगे कि इसमें आपको हाइपर एंड्रोजन देखने को मिलेगा बॉडी में, मतलब एंड्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस शो करेगी और अनओवुलेशन देखने को मिलेगा, मतलब ओवुलेटरी साइकिल देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये तीनों चीजें भी प्रेजेंट है तो आप पीसीओएस की कैटेगरी में रखेंगे पर्सन को। अब हम इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं कि इसमें ऐसा क्या चेंजेस आता है जिसकी वजह से हमें अनओवुलेशन देखने को मिलते हैं, या तो कई बार मेंसेस ही नहीं आ रहे हैं, या तो मेंसेस आ रहे हैं तो बिना ओवुलेटरी साइकिल के देखने को मिल रहे हैं, बाल पे बहुत ज़्यादा हेयर्स देखने को मिल रहे हैं, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखा रही है। तो इसका जो पैथोफिजियोलॉजी होता है हम थर्ड फेज में देखेंगे, मतलब इसके टोटल 3 फेज होंगे, तो हम फर्स्ट फेज से स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी हाइपोथैलेमस होता है, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन को, ठीक है। और ये जो ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन है ये हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है। इंटीरियर पिट्यूटरी का क्या काम होता है, ये जो हमारी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उनको रिलीज करता है, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LH एंड FSH बोलते हैं। अगर यहाँ पे अब समझने वाली चीज है कि अगर LH और FSH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन में है, तो क्या होगा, ओवुलेशन होगा, मतलब जो मेंसेस आएंगे वो ओवुलेटरी होंगे, अनओवुलेटरी नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की कंडीशन में, कि यहाँ पे LH जो है हमारा वो इंक्रीज अमाउंट में देखने को मिल रहा है। मतलब क्या हो गया, LH के जितना अमाउंट हमें चाहिए था उससे कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। LH तो बढ़ा हुआ था ही, इसके साथ यहाँ पे हमें ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं हमारे, ग्राफियन फॉलिकल वो भी इंक्रीज देखने को मिलते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ओवुलेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन निकाला, वो कहाँ गया, इंटीरियर पिट्यूटरी के पास। इंटीरियर पिट्यूटरी का काम था LH FSH निकालना। अगर वो नॉर्मल होते तो ओवुलेशन होता, तो मतलब हमारा मेंसेस जो आता वो ओवुलेटरी मेंसेस होता, मतलब हमारा महीने का जो साइकिल था वो नॉर्मल चलता। बट यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कंडीशन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या हो रहा है, हमारा बढ़ जा रहा है, वो बढ़ रहा है, ग्राफियन फॉलिकल्स भी बढ़ जा रहे हैं, और यहाँ पे ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब हम इसके सेकेंड फेज को देख लेते हैं कि सेकेंड फेज में हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या हुआ, पैनक्रियाज जो होता है उसकी ओवर एक्टिविटी देखने को मिलती है। ये हमारा पैनक्रियाज हो गया, पैनक्रियाज की ओवर एक्टिविटी होगी, वो भी में किसकी, बीटा सेल। यहाँ जैसे 3 तरह के सेल हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। तो बीटा सेल क्या करता है, ओवर एक्टिविटी कर रहा है, स्पेशली बीटा सेल का जो लैंगरहैंस है, तो वो क्या, उसका वर्क क्या होता है, इंसुलिन को रिलीज करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ओवर एक्टिविटी हो रही है तो इंसुलिन भी ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, जितनी बॉडी को नहीं जरूरत है उतना ज़्यादा निकल रहा है। तो यहाँ पे बॉडी क्या करेगी, इसके प्रति रेजिस्टेंस शो कर देगी। तो कहीं ना कहीं जब आप ब्लड शुगर टेस्ट कराएंगे तो आपको इंसुलिन लेवल भी इंक्रीज देखने को मिलता है। अब थर्ड फेज में हमें क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड का कहीं ना कहीं आपको कॉम्बिनेशन ही देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था, LH बढ़ा हुआ था फर्स्ट फेज में, तो यहाँ पे LH इंक्रीज देखने को मिलता है एंड इंसुलिन भी इंक्रीज रहता है, ठीक है। इंसुलिन LH इंक्रीज है, ये दोनों कहाँ पे एक्ट कर दिए, एड्रिनल ग्लैंड में, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड में इसने वर्क किया और यहाँ से इंक्रीज अमाउंट में कहीं ना कहीं एंड्रोजन भी निकला। अब एंड्रोजन अगर बॉडी में बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें मेल जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे चेहरे पे बाल देखने को मिलना, दाढ़ी जैसे देखने को मिलना, ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा क्योंकि बॉडी में एंड्रोजन की मात्रा बढ़ रही है,
हम यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस देख रहे थे। ये तो या तो ओवर एक्टिविटी हो रही है पैनक्रियाज की, तो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस भी ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, उसकी वजह से इंसुलिन जो बढ़ रहा था और वो जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है उसके पीछे और भी रीजन हो सकते हैं। क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के पीछे? तो या तो जो पर्सन है वो लैक ऑफ क्वालिटी स्लीप देखने को मिल रही, मतलब जितना अच्छे से उसको सोना चाहिए वो नहीं सोता है। अब क्या है, कुछ लोगों की आदत है रात में उठ कर फोन चला रहे हैं, ठीक है, रील्स देखने लगे, स्टोरीज देखने लगे, मतलब 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, 7 घंटे की नींद होनी चाहिए, वो ले ही नहीं रहे। या तो दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से नींद ही नहीं आ रही है। मतलब प्रॉपर स्लीप ना होने की वजह से भी कहीं ना कहीं बॉडी इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस शो करती है। या तो कोई पर्सन है दिन भर लेटा रहता है, एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करता है, वर्क भी ऐसा है जो दिन भर बैठ के कर रहा हो, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। या तो आप देखते होंगे कि इंसान ऊपर से नीचे तो पतला दुबला है लेकिन एब्डोमिनल फैट बहुत ज्यादा, मतलब उसका जो पेट है बहुत ज्यादा निकला हुआ है, तो उसके वजह से क्या हुआ, जो हमारे ओवरी थी उसको जितना ज़्यादा ग्रो करना था वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं दिखा रही है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, सिस्ट फॉर्म देखने को मिल सकता है, इंसुलिन में रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इसका कारण ओबेसिटी भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से भी कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। या तो पर्सन ऐसा फूड लेता है जिसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स है, अब जैसे कोई है डेली आलू ही आलू खा ले रहा हो, बहुत ज़्यादा शक्कर लेता हो, तो कहीं ना कहीं कार्ब बॉडी में बढ़ रही है। अगर बॉडी में कार्ब बढ़ेगा तो पर्सन मोटा भी होता है और बहुत सारी डिसीज को इनवाइट भी करता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसकी वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। या तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन है काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है, मतलब काफ़ी लंबे समय से बीमार है, तो उसको क्या होगा, अगर बीमार है तो मेडिसिन चल रही है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। या तो क्रोनिक इलनेस के साथ इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा हो, मतलब कुछ ऐसी डिसीज हुई हो जिसमें जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लेम हो गई हो, या कोई ऑर्गन का इन्फ्लामेशन हो गया हो, उसकी वजह से भी हमें देखने को मिल सकता है। या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का और रीजन क्या हमें देखने को मिल सकता है, जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, मतलब आप देखते हैं कि इसकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है कि सबको कहीं ना कहीं ऐसी डिसीज बनी हुई है, तब भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अब हम बात, आपको पैथोफिजियोलॉजी से समझ में आई होंगी कुछ चीजें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है, ओवुलेशन क्यों नहीं हो रहा है, जैसे LH-FSH बढ़ जा रहा था बॉडी में, ओवुलेशन क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारी बॉडी में LH बढ़ जा रहा था, LH बढ़ जा रहा था, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल्स भी बढ़ जाते, ग्राफियन फॉलिकल्स बढ़ जाने के बाद हमारी बॉडी में ओवुलेशन नहीं हो रहा था। और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस का रीजन क्या था, या तो पैनक्रियाज ओवर एक्टिविटी कर दे रहा था, उसके बाद क्या हुआ कि बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस थे उसकी ओवर एक्टिविटी हुई, बॉडी में इंसुलिन बढ़ा और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस के पीछे या तो आपकी फैमिली हिस्ट्री देखने को मिल सकती थी कि आपकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है, या तो स्लीप डिस्टर्ब है, या तो आप ओबेस है, या तो कोई क्रोनिक इलनेस है, या तो इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही है। ये सारे रीजन आपको मैंने समझा दिए। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं कि पर्सन आपके पास किस सिम्टम्स के साथ रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को। सबसे पहले तो हमें ऑलिगोमिनोरिया देखने को मिलेगा। तो कुछ लोग होंगे ऑलिगो वर्ड सुनते ही सोच रहे होंगे मेंसेस का कम होना, तो गलत, यहाँ पे आप गलत हैं। ऑलिगोमिनोरिया का मतलब क्या हो जाता है कि जो 28 डेज की साइकिल थी वो कहीं ना कहीं बढ़ के आ रही, मतलब 35 डेज, मोर देन 35 डेज बाद अगर मेंसेस आ रहे हो किसी पर्सन को, तो आप ऑलिगोमिनोरिया में कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉमनली देखने को मिलेगा कि गर्ल है या वुमेन है वो आपको डायरेक्टली बताती है कि जो मुझे महीना है वो रेगुलर नहीं आता है, वो मुझे 35 दिन में आता है, 60 दिन में आता है, 70 दिन में आता है, कई बार 3 महीने में आता है, कई बार 6 महीने में आता है। मतलब आप देख रहे होंगे कि मेंसेस का जो साइकिल है वो इरेगुलर देखने को मिलता है। ऐसा हमें 55 से 90% तक केसेस में देखने को मिलता है कि पर्सन में ऑलिगोमिनोरिया हो रहा है। अब अगर किसी को ऑलिगोमिनोरिया है तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि इसको इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा, मतलब वुमेन की चांसेस कम हो जाएंगे कि वो प्रेग्नेंट होगी। ऐसा नहीं है, अगर आप ट्रीटमेंट टाइम से लेते हैं तो बिल्कुल होंगे और आपका PCOS ठीक हो जाएगा, आपको स्ट्रेस लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हम इसका सेकेंड सिम्टम की बात कर लेते हैं कि नोरिया देखने को मिलता है, मतलब मेंसेस ही नहीं आ रहे हैं। आप वुमेन आपको ये भी बता सकती है, जैसे अगर वो 21 साल की है और वो बोलती है कि मुझे आज तक मेंसेस ही नहीं है, तो आप उसको सोनोग्राफी के लिए रिकमेंड करेंगे। तो आप देखते हैं कि उसको सिस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो या तो एमिनोरिया देखने को मिल रहा हो या तो सेकेंडरी एमिनोरिया, मतलब पहले तो मेंसेस आते थे लेकिन अब ऐसा हो गया कि 3 महीने से मेंसेस नहीं आ रहे हैं, या तो मोर देन 3 मंथ्स हो चुके हैं कि आप देखते हैं कि
प्रीवियस हिस्ट्री है रेगुलर मेंस्ट्रुएशन की, मतलब 28-30 डेज में उसको मेंसेस आ जाते थे, बट अब ऐसी हिस्ट्री हो गई कि मोर देन 3 मंथ्स हो गए मेंसेस आ ही नहीं रहे हैं, तब भी आप सोच सकते हैं ऐसा हमें 25 से 50% केसेस में देखने को मिलता है कि मेंसेस ही नहीं आ रहे हैं वुमेन को। हम थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। 55 से 75% केसेस में ऐसा हो जाता है कि वुमेन के प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम फोर्थ सिम्टम की बात कर लेते हैं, ओबेसिटी देखने को मिलती है। 50 से 60% वुमेन में कहीं ना कहीं अचानक से वजन बढ़ने लगता है। पहले तो एकदम लीन थीन थे या एकदम फिट थे, लेकिन अचानक से कहीं ना कहीं हार्मोन बढ़ रहे हैं बॉडी में, तो वजन भी बढ़ने को देखने को मिलता है 50 से 60% केसेस में। एक्ने देखने को मिलता है, मतलब गाल में पिंपल्स हो जाना। ओबेसिटी देखने को मिलता है, मतलब बाल आ जाना चेहरे पे, मूछ आ जाना। 60 से 90% केसेस में आप समझ रहे होंगे कितना ज्यादा रेशो है कि 90% लोगों को चांस है कि बाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और उसके बाद क्या देखने को मिलता है आपका थोसिस निग्रिकेंस, जो हमारा नेक रीजन होता है वो एकदम ब्लैक सा देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे मैल की पट्टी जम गई हो, जैसे आप काफी दिनों से ना नहाओ या धूप में ज्यादा घूम लो, पसीना चलने के बाद जैसा प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है कि एकदम काली लेयर जम जाती है, वैसा देखने को मिले। एक्जिला रीजन में देखने को मिले, निपल के अराउंड में देखने को मिले, समटाइम्स एक्सपोज्ड एरिया में देखने को मिले, तब भी आप सोच सकते हैं। टेल पैटर्न मेलोपेशिया देखने को मिल सकता है, मतलब साइड से जो बाल है वो झड़ रहे हों। वुमेन में हिस्ट्री रहती है कि वो प्रेग्नेंट तो होती है लेकिन फर्स्ट मंथ में ही अबॉर्शन हो जा रहा है। तो अब अगर फर्स्ट मंथ में अबॉर्शन हो जा रहा है तो भी आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पीसीओडी या पीसीओएस से तो सफर नहीं कर रही है। आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आने चाहिए कि अबॉर्शन का रीजन क्या हो सकता है। यहाँ पे हम होम्योपैथिकली देखें तो हमारी सबाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक्टियर एस्मोसा इज ऑल्सो गुड मेडिसिन। तो हम इसके नेक्स्ट सिम्टम की बात कर लेते हैं। कई बार हमें मीनोरेजिया देखने को मिलता है, मतलब 7 दिन से ज्यादा फ्लो देखने को मिल रहा है। 150 ml से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है वुमेन को। 12-12 दिन तक महीना बना हुआ है, 15-15 दिन तक महीना बना हुआ है। एक तो पहले क्या था हिस्ट्री कि उसको महीना ही नहीं आ रहा है, और फिर जब महीना आया तो 15 दिन तक 20 दिन तक होते ही जा रहा है। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन लेके वो क्लिनिक में आती है तो आप पीसीओएस के बारे में सोच सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। पहले तो आप हार्मोन प्रोफाइल कराएंगे, तो हार्मोन प्रोफाइल में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो हमारा FSH एंड LH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रेशो कितना होना चाहिए, 2:1, मतलब 2:1 होना चाहिए नॉर्मल। बट इस केस में आपको उल्टा देखने को मिलता है, मतलब FSH का रेशो 1 हो जाता है एंड LH बढ़ जाता है तो 2 हो जाता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे आपको दिक्कत देखने को मिलेगा। क्या 20 से 80 नैनोग्राम पर DL होता है, बट यहाँ पे मोर देन 80 देखने को मिल रहा हो, बट नॉट मोर देन 150। अगर ऐसा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है तब भी आप सोच सकते हैं। यहाँ पे आपको इंसुलिन लेवल भी इंक्रीज देखने को मिलता है। जब आप USG कराते हैं तो आपको नेकलेस ऑफ पर्ल जैसे मोती की माला हो वैसा प्रेजेंटेशन देखने को, अगर पैटर्न देखने को मिल रहा हो, तब भी आप PCOS के बारे में सोच सकते हैं कि पर्सन को कहीं ना कहीं PCOS हो सकता है। ये सारे इन्वेस्टिगेशन करा लेंगे। आपको TVS ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी कराएंगे, उसमें आपको मोती जैसा पैटर्न देखने को अगर मिल रहा है। आप लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी आप ट्रीटमेंट पर्पज से भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन पर्पज से भी कर सकते हैं। अब मैं होम्योपैथिकली बात कर लेती हूँ कि अगर किसी को PCOS हो गया है तो आप क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले कि आपका जो मोटापा बढ़ गया है तो आपको सबसे पहले तो वजन आपका कम करना है। तो उसके लिए आपको लो कार्ब डाइट लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, और उसके बाद वाटर इनटेक बहुत ज्यादा करना है। एक्सरसाइज डेली रूटीन में करना। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, कोई जिम ज्वाइन कर लीजिए अगर आपसे होम में नहीं हो पा रहा, या तो आप कोई भी एक्टिविटी करते रहिए। कुल मिला के आपको एक्सरसाइज करना ही करना है। और उसके बाद वेट लॉस की वजह से आप कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी को भी रोक सकते हैं, मतलब जो आपको बांझपन हो सकता है उसको आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं हम। तो इसमें उफोरिनम का बहुत अच्छा यूज होता है। आप उफोरिनम 3x में भी यूज कर सकते हैं, 6x में भी यूज कर सकते हैं। तो जो आप यूज करेंगे वो सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है, ऐसे ही आप रैंडम यूज ना करें। आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको नीड हो तभी करें। और मैं बता दूं ये पेड कंसल्टेशन है, मतलब मैं इसका चार्ज करती हूँ। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7415107494 पे। उफोरिनम के अलावा आप पल्सेटिला मदर टिंचर का ही फॉर्म यूज कर सकते हैं। पल्सेटिला का बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। जेनोसिया अशोका मदर टिंचर
सिनेरिया ऑरियस, ये तीनों मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं आप पीसीओएस के पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। आपको कैसे लेना है, क्या लेना है, किस क्वांटिटी में लेना है, ये अकॉर्डिंग टू सिम्टम आप डिसाइड कर पाएंगे। ऐसे ही किसी को भी कोई मेडिसिन ना दे दे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और जो लोग भी पीसीओएस से सफर कर रहे हैं उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्योर बिल्कुल हो सकते हैं। आप बस कॉन्फिडेंस रखिए, सही टाइम पे ट्रीटमेंट लीजिए, आप डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। आप मुझे कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 7415107494 पे। ज्यादा इंक्वायरी के लिए आप इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर.प्रेमवती यादव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।